सिंध में जहाँ सदियों पुरानी दस्तकारी की गो मिसालें पाई जाती हैं, वहाँ जिंडी का काम एक अलग इनफरादियत का हामिल है। इसमें लकड़ी को बड़ी महारत और नफासत के साथ रंगीन नक़ूश से आरास्ता करके दिलकश रूप देकर तैयार किया जाता है। कारीगरों के इन शाहकार नमूनों को देखकर उन हाथों को खराज पेश करने को दिल करता जो सदियों से इस हुनर को आज भी जिंदा रखे हुए हैं। जिंडी लफ्ज़ जन से अखज़ किया गया है, जिसकी मानी चक्कर लगाना या घूमने वाले से है। जन सिंधी में हाथ से चलने वाली चुकी को कहा जाता है। जैसा कि इस काम में लकड़ी को तराश खराश कर घुमाकर फिर मुख्तलिफ चीज़ें बनाई जाती हैं, इसलिए इस हुनर को जिंडी का हुनर कहा जाता है। जिंडी से बनने वाली चीज़ों में लकड़ी से झूले, चारपायाँ, मोड़े, ड्रेसिंग टेबल और दीगर अशिया शामिल हैं। उन पर हाथ से नक्शो निगार बनाए जाते हैं। रंगों के हुसैन इम्तिजाज और फूलों के नक़ूश बनाकर ये कारीगर अपने फ़न के उम्दा नमूनों को मार्केट में नहीं देते, बल्कि ये उन हाथों की मेहनत और तकलीफ़ का नतीजा होता है जो लकड़ी को रंग चढ़ाकर बेरंग लकड़ी को खूबसूरती बख्शते हैं। इस काम में कई मराहिल हैं। जिंडी का काम करने वाले कारीगर को विगे अमल कहा जाता है, जबकि ये लकड़ी का काम करने वाले लोगों का कबीला भी कहलाता है। सिंध में जिंडी का काम हाला, खानोटे और भटशा में किया जाता है। हमने खुद को ठेकेदारों के यहाँ गिरवी रखा हुआ है, हमारे हाथ जकड़े हुए हैं। ये वो पहला जुमला था जो मेरे कानों तक पहुंचा जो जिंडी के कारीगर गुलाम अब्बास ने कहा था। मैंने अभी इससे बात चली ही थी कि वो तो अपनी दास्तान सुनाने लग गए। भटशा में कायम जिंडी की वर्कशॉप उन कारीगरों से भरी हुई जहां पर बिखरी लकड़ियां, आरा मशीन, लकड़ियों के छलके, आंखों को मुंह लेने वाले रंग और रंगे लकड़ियों पर नक्श और निगार बनाने वाले मजदूर अपने काम में मसरूफ़ अमल थे। इस काम के लिए कदीम तरीक़े को ही इस्तेमाल किया जाता है। ज़्यादातर इस काम के लिए हाथों का ही इस्तेमाल किया जाता है। किसी भी मशीन के ज़रिए जिंडी का काम नहीं किया जाता, बल्कि जिंडी का काम तहम्मुल तलब है, क्योंकि जितना आराम से हिस्सों में कटकर लकड़ियों के ये टुकड़े इस कारीगर तक पहुंचते हैं जो इन्हें छेल कर लकड़ियों का खुरदरापन ख़त्म कर देता है। इसके बाद इन लकड़ियों को एक ख़ास सूरत दी जाती है। इस काम के लिए ज़्यादातर शीशम की लकड़ी इस्तेमाल की जाती है। इस वक्त भटशा की वर्कशॉप में ज़्यादा से ज़्यादा चारपायाँ और झूले बनाए जाते हैं, जिनकी तैयारी में खासा वक्त लग जाता है। सिर्फ चारपाई के पाए तैयार करने में 5 से 6 दिन का वक्त लग जाता है। जिंडी की चीज़ें बनाने के लिए जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ रंग और लाख होते हैं। लाख बबूल के पेड़ से पैदा होती है, जिसे रंगों को तैयार करने में मदद मिलती है। इसके बना जिंडी के काम में इस्तेमाल होने वाले रंग किसी भी तरह टूट नहीं सकते और ना ही पायदार बन सकते हैं, लिहाजा ये जिंडी का एक अहम तरीन जुज़ है। इसी ज़माने में जिंडी के हुनर में छोटे छोटे बक्से बनाने का काम काफ़ी ज़्यादा किया जाता था, जो कि एक दूसरे के अंदर रखे जाते थे। उन्हें एक गंज कहा जाता था। उन पर सुर्ख, पीला, नीला और सब्ज़ रंग किया जाता था। चारपाई बनाने के लिए सबसे पहले चारपाई के पाए तैयार किए जाते हैं। उन्हें एक कच्चा 3 अहम मरहलों में तकसीम किया जाता है। पहले मरहले में जिंडी का सादा सा काम किया जाता है, जिसमें मुख्तलिफ रंगों से रंगे हुए रूल की मदद से जिंडी से घड़ी हुई लकड़ी की मदद से सीधी लीकर मुख्तलिफ रंगों से खींचकर कमानी की मदद से घुमाकर रंगाई की जाती। ये लकीरें मुख्तलिफ रंगों के इम्तिजाज से दीदा ज़ेब डिज़ाइन बन जाते हैं। एक बार रंग जाने के बाद लकड़ियां उन कारीगरों के हाथों में आ जाती हैं जो उन पर नक्शो निगार बनाते हैं। ये नक्शो निगार एक मखसूस औजार से तैयार किए जाते हैं। इसके बाद उनकी सफाई का अमल शुरू होता है। फिर इन लकड़ियों को तरतीब में जोड़कर झूले या चारपाई की सूरत दी जाती है। मगर लकड़ियों को रंगने वालों के हाथों में गरीबी के दाग वाज़े नज़र आते हैं। वो एक वर्कशॉप में काम भी कर रहे हैं, यही उनका एक ठिकाना भी है, मगर उन्हें न तो बेहतर उजरत मिलती है और निज़ाम में कोई भी मजदूर अपने काम का मालिक नहीं होता, बल्कि उसकी सारी कमाई ठेकेदार के रहम व करम पर होती है। न तो वो अपनी मर्ज़ी से ये काम करके अपने माली हालात बेहतर कर सकते हैं और न ही उन्हें इतनी आज़ादी होती है कि वो अपने ही हाथों से बनाई हुई चीज़ों को मार्केट में खुद बेच सकें। इसलिए इनके हालात आज भी वही हैं जो उनसे कब्ल काम करने वाले कारीगरों के थे। इस निज़ाम के तहत ये तमाम कारीगर बरसों से अपने हाथों और जिस्म को तकलीफ़ देकर अपने फ़न को तो ज़िंदा रखे हुए हैं, मगर उनके लिए ठेकेदारी निज़ाम किसी अज़ाब से कम नहीं।
یہاں کام کرنے کے لیے مخصوص اوقات بھی مقرر نہیں ہیں، بلکہ جب تک روز کا دیا ہوا کام ختم نہیں ہوتا تب تک یہ کاریگر گھر نہیں جا سکتے۔ ایسی حالت میں اگر کوئی ان سے زیادہ خوشحال ہو رہا ہے تو بس وہ ٹھیکیدار ہی ہیں جنہوں نے ان کے پاؤں میں دہاڑی کی وہ بیڑیاں ڈالی ہوئی ہیں کہ جنہیں یہ کاریگر خود انسانی حقوق کی خلاف ورزی ہے بلکہ ان مزدوروں کو غلام رکھنے کے مترادف بھی ہے۔ اس نظام کے تحت وہ دہائیوں تک بھی کام کرتے رہیں تب بھی ان کے شب و روز نہیں بدلیں گے اور نہ ہی یہ لوگ آنے والے وقت میں خود کو بہتر حالت میں دیکھ پائیں گے۔ ہمارا کام پورے ملک میں مشہور ہے، مگر اس کام کا سب سے زیادہ نفع ان تاجروں کا ملتا ہے جو ہم سے یہ تمام چیزیں کم داموں پر خرید کرتے ہیں۔ ہمارے پاس اتنے وسائل بھی نہیں ہیں کہ ہم اپنی مرضی سے اس کام کو جاری رکھ سکیں۔ وہ پھر سے بول اٹھے۔ جمیل جونیجو انسانی حقوق کے سرگرم کارکن اور پاکستان فشر فوک فورم (PFF) میں کام کر رہے ہیں کہ ان کا کہنا ہے کہ یہ نہ صرف انسانی حقوق کی خلاف ورزی ہے کہ بلکہ ایک جبری مشقت کی بھی ایک صورت ہے جس میں ایک کاریگر مزدور کی مزدوری کا سارا دار و مدار ٹھیکیداروں پہ ہوتا ہے۔ وہ انہیں سامان خرید کر دیتے ہیں مگر یہ محنت کرنے والا مزدور ٹھیکیدار کے سود کے پیسے تک ادا نہیں کر پاتا۔ آج کے زمانے میں بھی ہمارے ہاں ٹھیکیداری نظام کے تحت ان مزدوروں کو جکڑ کر یہ مزدوروں کے حقوق لیبر رائٹس کی بھی کھلی خلاف ورزی ہے۔ اصولی طور پہ ان کے لیے ایسے لنکس بنانے چاہئیں کہ ٹھیکیدار کا بیچ میں کوئی عمل دخل نہ ہو۔ اس نظام سے انہیں روزگار کا مسئلہ ہوتا ہے، وہ بہتر طور پر زندگی نہیں گزار سکتے۔ اس حوالے سے حکومتی سطح پر کردار ادا کرنے کی ضرورت ہے۔ ان کے لیے دیہی اور شہری سطح پر فیسٹیول کروائے جائیں، انہیں اوپن مارکیٹ فراہم کی جائے تاکہ وہ زیادہ سے زیادہ اپنے کام سے فائدہ اٹھا سکیں، کیونکہ ان کی مالی حالت میں آج تک کوئی خاطر خواہ تبدیلی نہیں آئی ہے۔ اس لیے انہیں اپنے کام کا مالک خود بنانے لیے اقدامات اٹھانے کی سندھ ایک ایسا ہنر ہے جو کہ یہاں کے چند شہروں کی پہچان بن چکا ہے اور یہ سندھ کی ثقافت کی بھی علامت ہے، مگر کیا ان کاریگروں کا اتنا حق نہیں بنتا کہ وہ جس کام کو دہائیوں سے کرتے آ رہے ہیں اس کام کے مالک بھی وہ ہوں؟ لیکن جس طرح سے ان ہنرمندوں کو ٹھیکیداری نظام کے ذریعے غلام بنایا گیا ہے، اس سے یہی لگتا ہے کہ وہ آنے وقتوں میں اس کام کو مزید کر نہیں پائیں گے۔ شاید تب موجودہ دور میں بننے والی لکڑی کی اتنی خوبصورت اشیاء بھی ہمیں کم دیکھنے کو ملے۔ اس لیے غلام عباس جیسے کاریگروں کی شکایت کو سننے کی ضرورت ہے اور انہیں اس کام کو زندہ رکھنے کے وہ تمام تر سہولیات ملنی چاہئیں جو ان کا حق ہے۔ سندھ میں جہاں صدیوں پرانی دستکاری کی گوں مثالیں پائی جاتی ہیں، وہاں جنڈی کا کام ایک الگ انفرادیت کا حامل ہے۔ اس میں لکڑی کو بڑی مہارت و نفاست کے ساتھ رنگین نقوش سے آراستہ کر کے دلکش روپ دے کر تیار کیا جاتا ہے۔